नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है बाल ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल, जहां कोविड मरीजों का इलाज होता है। और बीते कुछ समय से मुंबई से वो परेशान करने वाली तस्वीरें जो कोविड अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतार हो या फिर एम्बुलेंस की लाइन हो, वो दिखनी थोड़ी सी कम हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम मौतों की बात करें तो उसकी संख्या मुंबई शहर में ज़रूर बढ़ रही है। इस साल की जो सबसे ज़्यादा मौत की संख्या है वो आज दर्ज की गई है। 89 कोविड मरीजों की मौत हुई है। लेकिन इस बीच अगर संक्रमण की बात करें तो ज़रूर आंकड़े नीचे जाते जा रहे हैं। 4 अप्रैल को जिस तरह से 11,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में रिकॉर्ड हुए थे, अब अगर आज की बात करें तो 24 घंटों में 3,925 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो मुंबई के लिए एक अच्छी खबर है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 10% के नीचे जा चुका है, 9% पॉजिटिविटी रेट है। लेकिन राज्य में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 60,000 से मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने तमाम जिला प्रशासन को तीसरी लहर के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। यह है प्रवेश द्वार और यहाँ पर इस तरह से जो भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी सख्त जांच करने के बाद छोड़ा जाता है, देखा जाता है, उनकी तीसरी तलाशी ली जाती है। खुद डीसीपी यहाँ इस प्रक्रिया को मॉनिटर करते रहते हैं। 1 घंटा ज़्यादा चेकिंग करने के बाद कुछ रैंडम चेकिंग भी हम करते हैं। उसके ऊपर अगर कोई इसेंशियल सर्विसेज के अलावा अगर रोड पे कोई घूमता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। बट चेकिंग यहाँ पे स्ट्रिक्ट है और हमारे आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि बिना काम के कोई घर से बाहर ना निकले। अब राज्य सरकार दूसरी ही नहीं तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लग गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिला प्रशासकों को अभी से तैयारी करने का आदेश दिया है। इसके तहत सभी जिलों में फौरन ऑक्सीजन प्लांट लगे, जरूरी दवाओं का स्टॉक रहे और गरीबों के लिए घोषित आर्थिक पैकेज का लाभ उन तक पहुँचे, इसके लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। की तीसरी वेव जी कदाचित एपिडेमियोलॉजिस्ट के अनुसार जुलाई या अगस्त महीने में तीसरी लहर आ सकती है। उससे पहले हमें पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन या किसी और चीज की कमी महसूस हो। हे तिसऱ्या वेवच्या अगोदर अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही। मुख्यमंत्री ने पलायन कर गए मजदूरों के वापस आने पर उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ इस बात की भी जांच करने को कहा है कि कहीं वो अपने साथ संक्रमण भी न ले आए। साथ ही ये ख्याल रखने को कहा गया है कि उद्योग बंद न हो। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश की राजधानी दिल्ली का ऑक्सीजन की कमी से दम घुट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। केंद्र को कहा है कि वो दिल्ली के प्रति विशेष ध्यान दे, क्योंकि दिल्ली के पास संसाधनों की कमी है। अगर मौतों की बात करें तो बीते 13 महीनों में दिल्ली में जितनी औसतन मौतें हुई हैं, अप्रैल महीने में 5 गुना ज्यादा हुई है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन की कमी राजधानी दिल्ली का दम घोट रही है। सरकार अदालत में फरियाद कर रही है, पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार ने बताया कि पंजाब, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जरूरत के हिसाब से ज्यादा आपूर्ति की गई। वहीं दिल्ली की जरूरत 700 मीट्रिक टन की थी, पर आपूर्ति 490 मीट्रिक टन ही की गई। अब शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए, जरूरत ज्यादा तो आपूर्ति कम क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली की हालत खराब है, हकीकत में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र दिल्ली पर ध्यान दे। समिति ने सारे राज्यों से ये पूछा कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, आपके हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, और एक एक करके हर राज्य ने अपने जरूरत के हिसाब से उस समिति के सामने एक फिगर, एक आंकड़ा रख दिया कि हमें इतने मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। और केंद्र सरकार की उस समिति ने फिर फैसला लिया और उस जरूरत के सामने जितना आवंटन वो दे सकते थे, उन्होंने उस राज्य को वो आवंटन दे दिया, केवल एक राज्य को छोड़कर, और उस राज्य का नाम है दिल्ली। इकलौता ऐसा राज्य है दिल्ली जिसने जितनी मांग करी उसका आधा भी हमें नहीं मिला। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मार्च तक 11,027 लोगों की मौत हुई। इन 13 महीनों में हर महीने औसतन 848 लोग बीमारी से हारे। वहीं केवल अप्रैल में अब तक 4,745 लोगों की जान कोरोना से गई, यानी पहले की औसत से 5 गुना ज्यादा मौत इस महीने हुई।
इस टाइम इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इवन कि जो मेरे नोन भी हैं, जो भी जानने वाले हैं, उनके जो फ़ोन आ रहे हैं वो भी सब ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इस टाइम ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल पा रही है, उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई है। आज की डेट में दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी गोयल हॉस्पिटल में जाके बात करी, वहाँ पे भी मैंने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और बेड के लिए भी लाइन लगा के खड़े हैं, आईसीयू बेड्स के लिए। लेकिन सबको लिटरली बोला जा रहा है कि नहीं आप यहाँ से निकल जाओ, कोई बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। लिटरली अभी दिल्ली की हालत इतनी बुरी है कि बता नहीं सकते। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मौत की वजह बनी, ये सबको पता है। वहीं सरकार से लेकर लोगों और अस्पतालों का ऑक्सीजन को लेकर रोना बरकरार है। अस्पताल में जिनको बेड नहीं मिल रहा, उनके लिए गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन लंगर का भी इंतजाम किया है। सांस की इस बीमारी को सही वक्त पर ऑक्सीजन न मिले तो जान पर बनने की बात जग जाहिर है। राजधानी दिल्ली फिलहाल इस संकट से गुजर रही है और बीतते वक्त के साथ साथ लोगों का दम घुट रहा है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पुणे से, जहां कोरोना के कहर के बीच इंसानियत नदारद दिखी। पुणे के एक घर में एक महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक इस महिला की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। महिला के शव के पास उसका 1.5 साल का बच्चा भी था, 2 दिनों से भूखा प्यासा। किसी पड़ोसी ने उसकी सुध नहीं ली क्योंकि उन्हें कोरोना का डर था। ये तस्वीरें दिल झकझोरती हैं। वक्त के कहर से अनजान मृत मां के बगल में बैठा 1.5 साल का मासूम। पड़ोसियों ने तब तक सुध नहीं ली जब तक इस घर से आ रही बदबू ने परेशान नहीं किया। मकान मालिक के फोन कॉल पर पुलिस पहुंची, बच्चे को गोद में उठाया और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की महिला कांस्टेबल सुशीला गभाले और रेखा वजे ने मां की जिम्मेदारी खुद उठाई। मृत महिला का शव सोमवार को मिला, पर पुलिस को शक है कि मौत 2 दिन पहले हुई हो। बच्चा भी करीब 2 दिन से भूखा प्यासा बताया गया। कोरोना के डर से किसी ने भी मदद की नहीं सोची। मला पण 2 मुलं आहेत, एक मुलगा 8 वर्षाचा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 8, एक 6 साल का। ये अपना बच्चा जैसा लगा। जब मैं उसको चम्मच से दूध पिला रही थी तब वो बहुत जल्दी पी रहा था, भूखा था। आम्हाला बघूनच आम्ही व्याकुळ झालो। डॉक्टरांनी चेक केलं, त्याला सांगितलं थोडासा ताप आहे म्हणून। बच्चे को थोड़ा बुखार था। हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बाकी सब ठीक है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद पानी के साथ हमने बिस्किट भी खिलाया। फिर बच्चे को हम कोरोना टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए। बच्चा अभी बाल शिशु गृह में है। लोग उस समय उस बच्चे के पास नहीं आ रहे थे कि कहीं उसकी मां को कोरोना तो नहीं था और कहीं बच्चे को पास लेने से उनको कोरोना ना हो जाए। लेकिन हमारी ममता जागी और हमने बच्चे की मदद की। मला काहीच कल्पना नव्हती, पण आम्हाला वाटलं आपल्या बाळासारखंच आहे ते। बच्चे का कोविड टेस्ट नेगेटिव है और फिलहाल बाल शिशु गृह में है। मां के शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है और विसेरा जांच के लिए सुरक्षित रखा है। फिलहाल महिला की मौत का कारण साफ नहीं। कौटुंबिक जबाबदारी आणि सामाजिक दृष्टिकोन या दोन्हींचा विचार करून त्यांनी अतिशय महत्त्वाचं काम केलेलं आहे। हमारी महिला कर्मचारियों ने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को पानी और दूध पिलाया और इस कार्य से समाज को संदेश दिया कि पुलिस की ड्यूटी निभाते समय परिवार की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। कशी त्यांनी निभावायची असती। महिला का पति कुछ दिन पहले किसी काम से उत्तर प्रदेश गया था। पाबंदियों के बीच उसके लौटने का अब तक इंतजार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब कर्नाटक में भी सरकारी आंकड़े और शमशानों में दिख रहे शवों के आंकड़ों में नजर आ रहा है फर्क। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और कर्नाटक में भी अब सरकारी आंकड़ों और शमशान के आंकड़ों में फर्क नजर आ रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सही में कितनी मौतें हो रही हैं। निहाल किदवई की कर्नाटक से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये जलती चिताएं सरकार की नाकामी की एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। हर तरफ मातम का माहौल है। इनमें से ज्यादा की मौत की वजह सही वक्त पर इलाज नहीं मिलना है। इस शमशान में गुरुवार को 48 शवों का दाह संस्कार हुआ और बेंगलुरु में 400 शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
यस्टरडे जो 400 आजू बाजू तो बाढ़ आ गया था, आज ये बेंगलुरु से बाहर ये शुरू करके आज ही है, यहाँ भी बाढ़ कंटिन्यू तो आ लगा है। मौत को लेकर शमशानों और सरकार के आंकड़ों के बीच का फासला ज्यादा है। 18 अप्रैल को बेंगलुरु के शमशानों में 163 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 97 मौतें हुई। इसी तरह 19 अप्रैल को शमशान के मुताबिक 155, सरकार के मुताबिक 92, 20 अप्रैल को 154, सरकार ने 70 बताए, 21 अप्रैल को 147, सरकारी आंकड़े 68, 22 अप्रैल को 144, जबकि सरकार ने बताया 124, 23 अप्रैल शमशान ने 178 बताया, सरकार ने 149, 24 अप्रैल 198 तो सरकार ने 77 कहा, 25 अप्रैल को शमशान में 195 शव आए, सरकार ने 105 मौतें बताई, 26 अप्रैल को 215, सरकार के मुताबिक 97 मौत, 27 अप्रैल को 227, सरकारी आंकड़े 137 बताते हैं, 29 अप्रैल को शमशानों के मुताबिक तकरीबन 400, सरकार ने 270 मौतों की पुष्टि की। यानी शमशानों से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2176 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार के मुताबिक 1416 मौतें हुई। हालांकि सरकार का दावा है कि वो आंकड़ों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। कर्नाटक गवर्नमेंट, हम अपने आंकड़े हर रोज बुलेटिन के जरिए देते रहते हैं, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हम ऐसा क्यों करेंगे? बेंगलुरु में शमशानों के बाहर शवों को लेकर खड़ी एम्बुलेंसेस की कतार सरकार के दावों और आंकड़ों को गलत साबित कर रही हैं। यहाँ हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और आने वाले दिन काफ़ी चुनौतियों से भरे होंगे, क्योंकि संक्रमण कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के बाल ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल से सिटी सेंटर शो में पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।